ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोटो केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे डिस्कशन ले रहे थे और फोटोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कराने के लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी 3 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो 3 लेक्चर्स देखने हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कीजिएगा, मैं आपको वहाँ लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो भी लिंक वहाँ मिल जाएगी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। तो वो तो हम आप कर लीजिएगा। अभी हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 पे। और आज के इस 4th लेक्चर पे अगेन हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, विच इज फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे रहता है। अगर आप इस टॉपिक को, अभी मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़नी है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको 4 टाइप की प्रोसेसेस देखने को मिलती है। तो आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो डायरेक्टली उन्हीं प्रोसेसेस से पूछा जाता है। तो ये जो लेक्चर है वो मे बी थोड़ा सा लेंथी रहेगा, मैं इसे 2-3 लेक्चर 2-3 वीडियो पे कवर कराऊंगी। तो फर्स्टली क्या है, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ लेक्चर को। तो अभी मैं जस्ट पहले ये चीज आपको बता देती हूँ कि फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, फर्स्टली हम बात करेंगे कि फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल होता क्या है। तो आपको जब मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो 2 टाइप की प्रोसेसेस शो करता है, जिसमें से पहली होती है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस और दूसरी होती है रेडिएटिव प्रोसेस। एंड देन अगेन आपको क्या, इन दोनों प्रोसेसेस पर सेपरेटली बात करनी है। और कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में अगर आपसे पूछा जाता है तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस या फिर एक्सप्लेन रेडिएटिव प्रोसेस। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें लिखती है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अगर आपसे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस पूछा जाए तो पहले आप नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये 2 टाइप की इनकी सब टाइप्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 सब टाइप के हैं, पहला है आईसी और दूसरा है आईएससी। आईसी मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन, आईएससी होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो आपसे जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पर वो ये है कि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इंटरनल कन्वर्जन, शॉर्ट नोट लिखो इंटरनल कन्वर्जन पे और इसको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करो। सेम चीज इंटर सिस्टम क्या होती है, विद एग्जांपल, विद आपको डायग्राम आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन आपके इन सब टाइप पे आते हैं, बट कभी कभार अगर आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। तो आप नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस होती क्या है पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन उसके बाद जो ये 2 टाइप्स आपको यहाँ पे पढ़ना है उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। और सेम चीज आपने अभी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के लिए किया, सेम चीज आप रेडिएटिव प्रोसेस के लिए करेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेडिएटिव प्रोसेस क्या होती है तो पहले उसकी पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सब टाइप्स उसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंस। तो हमको क्या है, फिर ये दोनों पॉइंट्स को सेपरेटली डिस्कस करना है विद एग्जांपल, विद डायग्राम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में लास्टली क्या है, अभी के लेक्चर्स का जो जितना भी मैंने अभी के लेक्चर पे आपको एक्सप्लेन करूंगी उसके थ्रू आपको क्या डायग्राम मिलता है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको चीजों को क्या है सेपरेट सेपरेट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपको कवर करा रही हूँ कि आखिर में फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, किस टाइप से यहाँ पर 2 टाइप की प्रोसेसेस अराइज होती है, वो दोनों प्रोसेसेस क्या है वो डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर से हम पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, फ्लोरेसेंस क्या है, फॉस्फोरेसेंस क्या है। इनके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल और डायग्राम के थ्रू मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो छोटा सा लेक्चर रहने वाला और काफी इजी सा है ये पोर्शन, तो सुनिएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्टली हम ये बात स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेक्चर को शुरू करते हैं कि फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए, मतलब इसका काफी सिंपल सा है। इनका बोलने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया जाएगा। और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनिशियली कौन से स्टेट में होता है, S0 स्टेट में होता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में होता है। और अगर आपने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं पढ़ा है तो इसी ये जो प्लेलिस्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, उसे प्लीज आप देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेसेस है वहां आप ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, इन पे डिस्कशन लेने वाले हैं। तो अभी जस्ट इतनी चीज सुनिएगा। देखिए, जब भी आप रिएक्शंस कराते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं, तो आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कभी भी ग्राउंड स्टेट में नहीं होना चाहिए। हमने फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बन
कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ लिया, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ लिया, ओलिफिन पढ़ लिया, हर जगह मैंने आपको क्या बोला, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनिशियली होगा तो ग्राउंड स्टेट में, लेकिन आपने उसे ग्राउंड स्टेट से पहले कहां भेजना है, एक्साइटेड स्टेट। जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चले जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट, आइदर S1 स्टेट आइदर T1 स्टेट, तब जाके ये क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा और कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। यानी कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया तो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन आपने इसे कन्वर्ट करना होगा एक्साइटेड स्टेट में, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा तभी जाके ये अपनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब बात आई है कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में और इसे आपने एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन कंडीशंस में आपको फोटोन्स दिए होंगे, तो इस फोटोन के थ्रू आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इरेडिएट होगा और आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चले जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तब जाके नॉर्मली आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो फोटोकेमिकल का मतलब ही तो यही बना कि आपकी रिएक्शन कंडीशन में फोटोन्स दिए हैं, और ये फोटोन का काम क्या है, फोटोन का काम ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था उसे एक्साइटेड स्टेट में भेजना, ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो हमने जिस इतनी सी चीज अभी माइंड पे यहाँ पे ये रखनी है कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनिशियली था ग्राउंड स्टेट में, लेकिन फोटोन की वजह से वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ओके, अब होता क्या है, फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको नीचे इमेज के थ्रू दिखाती हूँ ये। तो देखिए अभी इमेज आपको क्या बोल रहा है, तो ये वही बात बोल रही है जो अभी मैंने आपको बोला। तो सिंपली ये बोल रहा है कि इनिशियली आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो था ग्राउंड स्टेट में, यानी कि S0 स्टेट में। तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप ग्राउंड स्टेट में ले ही नहीं सकते, बिकॉज देखो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, स्टेबल स्टेट होती है। तो अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रिएक्शन कराएगा, नहीं कराएगा। तो हमने क्या करना है, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से उठा के एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। तो कैसे भेजोगे, बिकॉज आपकी रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो रिएक्शन कंडीशन में होंगे फोटोन। आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन फोटोन को करेगा ऑब्जॉर्ब, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रोसेस होगी वो होगी एब्जॉर्प्शन, जिसके बाद आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल S0 स्टेट से कहां चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट क्या लिखा हुआ है, S2। तो देखो यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है वो S2 भी ली है, S1 भी ली है, T1 भी ली है। ये क्यों ली है, क्योंकि देखो ये सारी ही एक्साइटेड स्टेट आपको लेनी पड़ेंगी। अब S1 क्या होती है, T1 क्या होती है, होप ये चीज आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप इसी प्लेलिस्ट का, मतलब ये जो हमारा यूनिट चल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहां मैंने आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है उसे प्रॉपर्ली डिस्कस करा है, एनर्जी की वैल्यूज क्या रहती है, कब अराइज होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कराई है। और ये चीज आपको जाननी भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो आप फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग वगैरह पढ़ोगे, हर जगह आपको यही स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं जितना सफिशिएंट रहेगा उतना आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी का बचा हुआ वहां से देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, तीन स्टेट दी हुई है, S2, S1 और T1। तो ये तीनों ही आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो देखो S मतलब होता है सिंगलेट, टी मतलब होता है ट्रिपलेट। ओके, और ये कब अराइज होती है ये चीज आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये बोल रहा है इनिशियली आपके पास थी ग्राउंड स्टेट विच इज S0 स्टेट, इसके ऊपर क्या होगी S1 स्टेट, इसके ऊपर होगी S2 स्टेट, इसके ऊपर होगी S3 स्टेट, और जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उठा के कहाँ भेज दिया, S2 स्टेट में भेज दिया, यानी कि S0 में एनर्जी कम थी, आपने उसे कहाँ भेज दिया, S2 स्टेट में। तो देखो S2 के नीचे क्या है, S1, तो हमने S1 भी यहाँ पे प्लेस की है। और आप देख सकते हैं S1 की एनर्जी हमने S2 के कंपेयर में थोड़ी कम की है, बिकॉज S2 आपका हायर एनर्जी लेवल है, S1 आपका एनर्जी लेवल तो है, एक्साइटेड लेवल तो है, बट इसकी एनर्जी क्या है, S2 के कंपेयर में थोड़ी कम है। ओके, सिमिलरली ये तो सिंगलेट की बात होगी। अगर आप ट्रिपलेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको S1 और T1 दिया है, और आप देखिए रेट की कभी भी ग्राउंड स्टेट नहीं होती, ग्राउंड स्टेट हमेशा आपकी S0 ही होती है, सिंगलेट ही स्टेट होती है। आप कभी ऐसा मत कीजिएगा कि ट्रिपलेट को आपने जीरो बना दिया, ट्रिपलेट कभी भी जीरो नहीं होती है, बिकॉज ट्रिपलेट स्टेट में आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होती है। तो देखो ज्यादा कुछ मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। अभी जिस इतनी चीज माइंड पर रखिएगा कि ग्राउंड स्टेट आपकी हमेशा ही S0 होती है, उसके बाद आपकी ट्रिपलेट स्टेट, एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होगी T1, T2, T3, जैसे S का किया वैसे ही आप T का भी करोगे। ठीक है, अब होता क्या, अगर आप S1 और T1 को देखेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों ही आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। देखो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो देखो S1 और T1 तो आपकी दोनों ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों को क्या है, बराबर में लिखा जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको इसका रीजन मैं आपको उसी लेक्चर पे बता चुकी हूँ। अभी जस्ट इतना बोलूंगी कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की अगर आप एनर्जी
एनर्जी को कंपेयर करेंगे, चाहे आप दोनों ही सिंगलेट लो, मतलब दोनों ही आप फर्स्ट लो, यानी कि आपने S1 स्टेट लिया और आपने T1 स्टेट लिया, दोनों ही आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी हमेशा ही ट्रिपलेट से ज्यादा होती है, यानी कि सिंगलेट स्टेट को आप हमेशा थोड़ा ऊपर रखते हैं कंपेयर टू T1, जिस वजह से S1 को ऊपर रखा गया और T1 को नीचे रखा गया है। दोनों की जबकि क्या है, सेम ही स्टेट है, यानी कि दोनों ही आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। स्टिल क्या है, S1 को थोड़ा ऊपर रखा गया है, T1 को थोड़ा नीचे रखा गया है। ओके, तो यहाँ जैसे इतनी चीज बता रही हूँ। तो अब हुआ क्या, देखिए आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से उठा के एक्साइटेड स्टेट में तो भेज दिया। अब एक्साइटेड स्टेट में होता क्या, आपको पता है एक्साइटेड स्टेट ऐसी स्टेट है जहां पे एनर्जी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, बट एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे आपका मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो एक चीज बताइए, क्या कोई चीज अनस्टेबल रह सकती है? नहीं रह सकती है। अब ये जो स्पीसीज है जो कि अनस्टेबल हो चुकी है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। स्टेबल करेगी तो कैसे करेगी, ये क्या करेगी, अपने पास, इसके पास जो एनर्जी बढ़ गई थी उस एनर्जी को क्या करेगी, ये रिलीज करेगी, यानी कि बाहर को फेंकेगी, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी की वैल्यू को ये रिड्यूस करना चाहेगी। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उससे आप बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें आपकी जो एक्साइटेड स्पीसीज है जो कि हाईली अनस्टेबल है, जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर वो स्टेबल होना चाहती है, अपनी एनर्जी की वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस करना चाहती है, थोड़ा बाहर डालना चाहती है, तो यहाँ पे जो एनर्जी को रिड्यूस करने की प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो होगा क्या, यहाँ जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। समझ में आ रहा मैं आपको क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ है, इसके पास क्या है, रिलैक्सेशन के, यानी कि अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, और उसी को बोला जाता है फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल मींस आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको अगर अपनी एनर्जी की वैल्यू को कम करना है, यानी कि अपने में रिलैक्सेशन कराना है, तो रिलैक्सेशन के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप की मेथड होते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है इंटरनल कन्वर्जन, एक होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, एक होता है फ्लोरेसेंस, एक होता है फॉस्फोरेसेंस। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिलैक्सेशन करा सकते हैं, यानी कि उसे अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फेट ऑफ एक्साइटेशन। तो जनरली क्या है, फेट ऑफ एक्साइटेशन किस मोड से हो रहा है, मोड मतलब किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पे हम फर्स्टली क्या है, फेट ऑफ एक्साइटेशन को 2 टाइप की प्रोसेस में तोड़ते हैं। फर्स्ट होता है नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस, दूसरा होता है रेडियोएक्टिव प्रोसेस। और नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस में आप ये दो पढ़ते हैं, IR और ISC, और रेडियोएक्टिव में पढ़ते हो आप फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो मैंने आपको बोला टोटल आपके पास 4 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये जो इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, इसे किस में रखा जाता है, नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस में। और जो आपकी फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस है, इनको कंबाइनली कहा जाता है रेडियोएक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इनको क्या है, इनके बेसिस पे, इनका मोड कैसा है उसके बेसिस पे 2 अलग अलग प्रोसेस कंसीडर की जाती है। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस रेडियोएक्टिव प्रोसेस है, और इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस है। अब ये रेडियोएक्टिव प्रोसेस और नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस क्या होती है उसको भी आप सुन लीजिएगा। तो सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, मैं अब आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये बोल रहा है द एक्साइटेड स्टेट इज अ हाई एनर्जी स्टेट। ये आपको पता है एक्साइटेड स्टेट क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है, वहां आपको एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये बोल रहा है सो द मॉलिक्यूल अंडरगोज अ रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से क्या है, मॉलिक्यूल को क्या करना होगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना होगा और कुछ एनर्जी को रिलीज करना होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे बोला जाता है रिलैक्सेशन। तो ये बोल रहा है आपके मॉलिक्यूल को क्या करना होगा, रिलैक्सेशन करना होगा, और अपनी एनर्जी को क्या करना होगा, लॉस करना होगा, अपनी एनर्जी को उसे बाहर फेंकना होगा, रिड्यूस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी का, एनर्जी को लॉस करने का जो प्रोसेस रहता है, यहाँ पे जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस रहता है, इसे 2 तरीके से किया जाता है, 2 डिफरेंट वे में किया जाता है। पहला होता है नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस के फॉर्म में, या फिर रेडियोएक्टिव प्रोसेस के फॉर्म में, और इसी को कंबाइनली क्या बोलते हैं, फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, अब पर्टिकुलरली बात करते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या होता है और रेडिएटिव प्रोसेस क्या होता है। तो देखो मैं आपको इसे सिंपली ऐसे ही बोल दूं कि नॉन रेडिएटिव प्रोसेस मतलब
रेडिएशन का ना होना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका रिलैक्सेशन हो रहा है, आप एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं, एनर्जी को बाहर डाल रहे हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में नहीं है, रेडिएशन की फॉर्म में नहीं है, तो इस टाइप की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस मतलब रेडिएशन नहीं है वहां पर, रेडिएटिव प्रोसेस मतलब रेडिएशन है। तो अगर आपका जो रिलैक्सेशन हो रहा है, अगर जो आप एनर्जी का लॉस कर रहे हो, एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो, अगर ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल रही है तो उसे आप बोलोगे रेडिएटिव प्रोसेस, जिसके एग्जांपल फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस होते हैं। अगर आपकी एनर्जी क्या है, रेडिएशन की फॉर्म में नहीं निकल रही, रेडिएशन के अलावा हीट के फॉर्म में निकल रही है या फिर कोई दूसरे फॉर्म में निकल रही है, तो उसे आप बोलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, यानी कि रेडिएशन की फॉर्म में नहीं निकल रही है, रेडिएशन के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में निकल सकती है, आइदर हीट या फिर कोई दूसरे तरीके से निकल सकती है, जिसके एग्जांपल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन रहता है। इसे आप बोलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। कितना सिंपल है। अब देखो, अगर मैं आपको डेफिनेशन के साथ लाऊं तो यहाँ पर देखो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो ये बोल रहा है the relaxation process in which the molecule lose its energy without emitting any radiation, this is called as a non-radiative process। तो ये बोल रहा है ऐसा होता है non-radiative process के अंदर कि अगर आपका reactant molecule जो कि excited state में है, वो अपनी energy को loss कर रहा है, relaxation कर रहा है, तो वो जो energy loss हो रही है, जो ये energy है, अगर वो radiation के form में emit नहीं हो रही, यानी कि वो radiation के form में नहीं है, radiation के अलावा किसी दूसरे form में जाके क्या है, बाहर emit हो रही है, तो इस type के process को आप बोलते हैं non-radiative process। आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब लाइट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर मीडिया एक्सेप्ट रेडिएशन। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में क्या होता है, जो आपकी एब्जॉर्ब लाइट है, एब्जॉर्ब लाइट मतलब जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ एच रेडिएशन का, ये जो एब्जॉर्ब लाइट थी, ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू जो बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, वो अगर हीट के फॉर्म में या फिर कोई दूसरी मीडियम में रिलीज हो रही है, एक्सेप्ट रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन को छोड़ के अगर किसी दूसरे फॉर्म में वो रिलीज हो रही है, हीट वगैरह के फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो इस टाइप की प्रोसेस को आप बोलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। और इस टाइप की नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में हमको दो टाइप की प्रोसेसेस देखने को मिलती है, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो मैं रफली अगर इनको भी बताऊं तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने सारी चीजें पहले इरेज कर दी, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो, ये चीज तो आप समझ गए ना कि नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, और जब भी आता है कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी को वो बाहर रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेडिएशन के अलावा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे मैंने आपको नीचे बोला कि आपको हमने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भेजा था वो कौन सी स्टेट में भेजा था, S2 स्टेट में भेजा था, तो S2 के नीचे कौन सी स्टेट होगी, S1 भी हो सकती है, S0 भी हो सकती है। तो देखो, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल S2 से अगर वो S1 में आना चाहेगा, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट का रिलैक्सेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो सिंगलेट और अगर आप S1 स्टेट और S2 स्टेट को कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज तो मिलेगी ना कि ये भी आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी आपकी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन इस एक्साइटेड स्टेट यानी कि S1 स्टेट की एनर्जी कम है और S2 स्टेट की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, और अगर वो कौन सी स्टेट में आएगा, S1 स्टेट में आएगा, तो एनर्जी तो होगी बट एनर्जी की वैल्यू कम होगी कंपेयर टू S2 स्टेट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये भी तो एक टाइप का रिलैक्सेशन प्रोसेस हुआ। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मैं S2 स्टेट से उठा के S1 स्टेट में ले लूं तो ये भी एक टाइप का रिलैक्सेशन प्रोसेस है, और यहाँ पे भी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी, अदर देन रेडिएशन की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ये रफली बता देती हूँ इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, देन लास्ट के बाद के लेक्चर में हम इसे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट रफली बता रही हूँ इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है। तो देखो, इंटरनल कन्वर्जन मतलब आप कन्वर्जन तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं। इंटरनली का मतलब क्या है, देखो आपको पता है आपके पास दो टाइप की एक्साइटेड स्टेट होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ओके, अब देखो, अगर आप सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहे हैं तो आप इसे बोलेंगे आप इंटरनली जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहे हैं तो आप बोलेंगे इंटर सिस्टम जा रहे हैं, आप एक सिस्टम को छोड़ के, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। तो नाम से ही पता चल जाता है कि अगर आपका कन्वर्जन, अगर आपका रिलैक्सेशन दो सेम स्टेट के बीच में हो रहा है तो आप उसे बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। अगर आपका कन्वर्जन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो, दो अलग अलग स्टेट यानी कि सिंगलेट से ट्रिपलेट के बीच में हो रहा हो, तो इसे आप बोलते हो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो मैं इसे यहाँ बताती हूँ। देखिए, इनिशियली आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल S2 स्टेट में था, S2 से अगर वो S1 में जाएगा और कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो रेडिएशन के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में है, तो आपने क्या किया, रिलैक्सेशन कराया, और रिलैक्सेशन में आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से क्या है, ग्राउंड स्टेट में गया या फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट में गया, और ये दो एक्साइटेड स्टेट जो है वो आपकी सेम टाइप की है, यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ वो इंटरनली हुआ, तो ऐसे कन्वर्जन को आप बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। देख सकते हैं यहाँ हमने क्या किया,
इंटरनल कन्वर्जन किया आपने, S2 से कन्वर्जन कहाँ किया, S1 में किया, समझ में आया? तो इस कन्वर्जन को आप बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन कराऊं, बट किसकी वजह से कराऊं, यहाँ पे एक स्टेट है मेरी S1 और मैंने S1 से कहाँ कराया, S0 में नहीं कराया, S1 से कराया T1, यानी कि मैंने स्टेट ही बदल दी, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आपने क्या है, दो सिस्टम्स के बीच में क्रॉसिंग कराई, पहला सिस्टम S1, दूसरा सिस्टम T1। तो देखो हमने क्या किया, S1 से T1 में क्रॉसिंग कराई। अब यहाँ भी तो सेम चीज आई, आपको मैंने बोला S1 स्टेट की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, T1 स्टेट। दोनों सिंगलेट स्टेट है, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या होगा, सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू ट्रिपलेट। तो सिंगलेट से क्या आपका मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में भी तो आ सकता है, और जब आएगा वो कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा, बिकॉज S1 की एनर्जी ज्यादा है, T1 की कम है। तो S1 से T1 में आने के लिए उसे एनर्जी रिलीज करनी होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेडिएशन के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर इस टाइप की क्रॉसिंग हुई तो आप इसे बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक है इंटरनल कन्वर्जन, एक है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं इसे पर्टिकुलरली डिस्कस कराऊंगी, तो आसान था। अब आगे बात करें, दूसरा होता है आपका नॉन सॉरी रेडिएटिव प्रोसेस। तो रेडिएटिव प्रोसेस उसी का उल्टा, यहाँ पे जो आपका रिलैक्सेशन होगा उसमें जो आपकी लाइट मतलब जो रेडिएशन बाहर आएगी, जो वो किसके फॉर्म में होगी, जो एनर्जी बाहर आएगी वो किसके फॉर्म में होगी, रेडिएशन की फॉर्म में होगी। तो ये बोल रहा था रिलैक्सेशन और डी एक्साइटेशन, आप उसे रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं और डी एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक्साइटेशन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को आने को आप क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आने में आप क्या बोलोगे, डी एक्साइटेशन। तो ये बोल रहा है यहाँ जो रिलैक्सेशन है और यहाँ पे जो डी एक्साइटेशन प्रोसेस है, विच इज अकम्पेन्ड विद द एमिशन ऑफ अ रेडिएशन, इज कॉल्ड एज द रेडिएटिव प्रोसेस, जो कि किसके थ्रू चल रही हो, जहां पे जो आपका एमिशन हो रहा होगा वो किसका हो रहा होगा, रेडिएशन का हो रहा होगा, यानी कि जो आपकी एनर्जी निकल रही होगी वो किसके फॉर्म में निकल रही होगी, अगर रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही होगी तो ऐसी प्रोसेस को आप बोलते हो रेडिएटिव प्रोसेस। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था एक्साइटेड मॉलिक्यूल में एमिट द रेडिएशन एब्जॉर्ब और मॉडिफाइड रेडिएशन। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका रेडिएशन बाहर निकलती है ना रेडिएटिव प्रोसेस में, ये रेडिएशन क्या है, जो एमिट रेडिएशन है उसके इक्वल भी हो सकती है और मॉडिफाइड रेडिएशन के इक्वल भी हो सकती है। मतलब देखिए इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, इसने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब की और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ पे इससे आपने एक्साइटेड स्टेट से जब अगेन किया है डी एक्साइटेशन कराया, यानी कि ग्राउंड स्टेट में भेजा, तो इसने कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज किया और ये एनर्जी जो बाहर निकली है वो रेडिएशन की फॉर्म में आपकी बाहर निकली है। तो ये बोल रहा है ये जो आपकी एनर्जी और रेडिएशन आपकी बाहर निकली है, ये आपकी एक्चुअल यानी कि जो आपने रेडिएशन ऑब्जॉर्ब की थी उसके इक्वल भी हो सकती है या फिर थोड़ी सी मॉडिफाई भी हो सकती है। यानी कि ऐसा कहना पक्का नहीं है कि जो आपने रेडिएशन डाली थी वही रेडिएशन आपको बाहर मिलेगी, और ऐसा भी हो सकता है जो आपने डाली है वही रेडिएशन तो मिल भी सकती है, लेकिन कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में भी रेडिएशन आपको मिल सकती है। तो वही बोल रहा था एक्साइटेड मॉलिक्यूल में एमिट, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो आपकी ऑब्जॉर्व रेडिएशन के इक्वल भी हो सकती है या फिर मॉडिफाइड रेडिएशन भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो टाइप का डी एक्साइटेशन मिलता है, दो टाइप की प्रोसेस मिलती है। पहला होता है उनमें से फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है आपका फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है और फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, तो ये बोला है फ्लोरेसेंस में क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है। फ्लोरेसेंस में क्या होगा, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है और वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से क्या, देखो यहाँ आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या था, S2 स्टेट में था। अब वो S2 स्टेट से डायरेक्टली S0 स्टेट में नहीं गया, उसको अगर अपनी एनर्जी को रिलीज करना है तो वो उससे नीचे वाली स्टेट यानी कि S0 स्टेट में S1 स्टेट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो S1 स्टेट में है, S1 स्टेट में भी तो एनर्जी ज्यादा है, अब वो क्या कर सकती है, S1 स्टेट से कहा अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए कहाँ जाएगा, इसके नीचे क्या है S0 स्टेट, यानी कि S0 स्टेट में जाएगा। तो जब भी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल S1 स्टेट में है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो जब वो S1 स्टेट से S0 स्टेट, देखो सेम स्टेट में जा रहा है, S1 से S0 स्टेट में जा रहा है, तो इसे आप बोलते हैं फ्लोरेसेंस। लेकिन इसी का कॉन्ट्रास्ट अगर आप S1 की बजाय T1 में चले जाए और T1 से आप जा रहे हो S0 में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक्साइटेड स्टेट में जैसे S1 स्टेट, इससे आप डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, ग्राउंड स्टेट यानी कि S0 स्टेट, तो इस प्रोसेस को तो आप बोलोगे फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर आप T1 स्टेट में और T1 से आप चले जाओगे S0 स्टेट, यानी कि आप सिंगलेट से सिंगलेट में गए तो फ्लोरेसेंस, अगर आप ट्रिपलेट से सिंगलेट में गए तो इसे आप बोलोगे फॉस्फोरेसेंस। तो कितना आसान है। और यहाँ जो आपकी लाइट निकलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकलेगी। तो ये चीज होती है आपकी रेडिएटिव प्रोसेस, समझ में आया।
तो होप आपको इतना क्लियर आया होगा, ठीक है। तो ये जस्ट हमने इंट्रोडक्शन कवर किया फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल पे। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस पर मैं आपको पर्टिकुलरली बात कराऊंगी इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, इसमें भी आपको टाइप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो देखो मैं लेक्चर थोड़ा मे बी लेंथी बना लूंगी, बट कोई भी मटीरियल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करके भी जाइएगा, कमेंट करके भी जाइएगा। साथ ही साथ एक और चीज की, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।